Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor Mudassir Bhatt. और आज की क्लास जो है दिस क्लास इज प्राइमरीली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं. सिंस नीट इज अराउंड द कॉर्नर सो आई थॉट कि विल ट्राई टू सॉल्व नीट 2024 का जो पेपर था उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और आज इसी वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है और आज की क्लास में जो है हम लोग पहले 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. एंड अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीस वीडियोस इंशाल्लाह. तो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन हमारे पास है. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वी हैव अ लॉजिक सर्किट व्हिच प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर द ट्रुथ टेबल. तो ये हमारे पास एक ट्रुथ टेबल गिवन है. दिस इज इनपुट a, दिस इज इनपुट b और ये हमारे पास आउटपुट है y. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है इस इनपुट इस ट्रुथ टेबल के रिलेटेड. दैट इज y इक्वल टू ab प्लस a बार, ab बार प्लस a बार, b बार एंड b. तो हमें इस टेबल को देख के बताना है कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा होगा. जैसे मान लीजिए मेरे पास, पहले मैं इसको ट्राई करूंगा पहले वाले ऑप्शन को. तो पहला ऑप्शन है मेरे पास ab प्लस a बार. इफ आई लुक एट द फर्स्ट एंट्री तो दिस इज 0 into 0, सो दिस इज 0 प्लस a मेरे पास 0 है तो 0 बार होगा 1, सो दिस इज इक्वल टू 1. तो पहला इज करेक्ट. नाउ आई विल मूव टू सेकंड. अगर मैं सेकंड को देखूं तो a into b इज अगेन 0 प्लस a बार 0 का बार दैट इज 1, ये होता है 1. लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं ऑप्शन में तो ये तो 0 है तो मतलब ये नहीं आएगा बिकॉज यहां पे मुझे 0 मिल रहा है और मुझे यहां पे 1 मिला तो मतलब पहला ऑप्शन नहीं आएगा. और लेट्स मूव टू सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन मेरे पास है दैट इज a b बार प्लस a, ठीक है ना, प्लस a बार. अब अगर दोनों 0 0 है तो a मेरे पास 0, b बार मेरे पास 1, तो 0 into 1 प्लस a बार है मेरे पास 1, तो दिस इज 1. पहला सेटिस्फाई हो रहा है. लेट्स मूव टू सेकंड. दिस इज 0 प्लस b बार होगा 0 प्लस a मेरे पास 0 है तो दिस इज 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको. लेट्स मूव टू थर्ड ऑप्शन. तो थर्ड ऑप्शन है मेरे पास a b बार 1, तो दिस इज 1 into 1 प्लस a बार इज 0, सो दिस इज 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इज ऑप्शन नंबर 3. लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर मेरे पास जो 4 है दैट इज 1 into 1, दैट इज 1. b बार मेरे पास जो है दैट इज 0, तो 1 into 0 दैट इज 0 प्लस मेरे पास है a बार, तो a बार इज 1 का बार दैट इज 0, सो दिस इज 0, तो ये 0 1 0 1 0, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे b बार तो मतलब b का उल्टा, ये 0 तो b बार को मैं अगर यहीं पे कर दूं तो b बार मेरे पास हो गया 1 0 1 0, ठीक है ना. तो 1 0 1 0 1 0 1 0. a बार अगर मैं देखूं तो यहां पे a बार कर देते हैं हम लोग 1 1 0 0. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. या अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो यहां पे जो सोल्यूशन हमारे पास है दिस आउटपुट y इज प्राइमरीली इंडिपेंडेंट ऑफ a, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास b का जो इनपुट है उसका ऑपोजिट हमें आउटपुट मिल रहा है. तो वी कैन मोर प्रिसाइजली से b बार इज द करेक्ट आंसर. तो b बार लिखो आप या a b बार प्लस a लिखो, वन एट द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि a wheel of block cart is rolling on a level road as shown in the figure. तो हमारे पास एक गोल टायर है जो एक सड़क पे रोल कर रहा है. तो इट इज रोलिंग, तो दिस इज बेसिकली अ रोलिंग मोशन. एंड इफ इट इज लीनियर स्पीड इसकी है v, तो लीनियर स्पीड है v और लीनियर स्पीड होता है बराबर ओमेगा r व्हेन देयर इज अ प्योर रोलिंग केस. तो v इज इक्वल टू ओमेगा r इन द डायरेक्शन एज शोन. तो ऐसे ये चल रहा है, इस दिशा में जो है ये चल रहा है. अब हमें बताना है which one of the following options is correct. हमारे पास 4 ऑप्शंस है और हमें देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. पहला ऑप्शन है पॉइंट P जो है, पॉइंट P मूव्स स्लोअर देन पॉइंट Q. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, दिस इज P एंड दिस इज Q और दिस इज द सेंटर O. तो पॉइंट, पहला ऑप्शन है कि जो पॉइंट P है वो स्लो चल रहा है एज कंपेयर टू पॉइंट Q. सेकंड ऑप्शन हमारे पास है पॉइंट P जो है ये तेज चल रहा है एज कंपेयर टू पॉइंट Q. एंड द थर्ड ऑप्शन इज दोनों इक्वल स्पीड से चल रहे हैं. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पॉइंट P जो है इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. तो अगर ये पार्टिकल, अगर ये टायर गोल गोल घूम रहा है मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इट शुड हैव अ सर्टेन वेलोसिटी, तभी तो गोल गोल घूमेगा. अगर हम बोलेंगे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो मतलब ये पार्टिकल चलेगा ही नहीं.
एंड वी नो दैट व्हेन वी हैव अ प्योर रोलिंग केस द हाईएस्ट पॉइंट हैज द हाईएस्ट स्पीड। तो अगर इसकी स्पीड यहाँ पे हम 0 होती है, यहाँ पे v होती है और यहाँ पे 2v होती है। अब क्या होगा, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा, तो we'll say that point P moves faster than point Q. So this is the correct option, that is option number 2. That is point P जो है वो तेज चलेगा सबसे point Q से, right? Now let's see the next question. Okay, next question जो है, next question is basically based on the capacitors. तो हमारे पास कुछ capacitors given है यहाँ पे, and we have 5 capacitors or which are given in the following structure. This is 1, 2, 3, 4 and 5. तो अगर आपने थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी होगी, करंट पढ़ा होगा, तो एक फिनोमेना, एक ब्रिज हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, वी नो दैट व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, दैट इज जब इसके जो आर्म्स होते हैं, ये इसका आर्म है, ये इसका आर्म है, जब इन आर्म्स का रेशियो बराबर होता है तो हम बोलते हैं ब्रिज बैलेंस्ड है। एंड व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, करंट थ्रू दिस टर्मिनल इज 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, तो इनका रेशियो तो बराबर ही होगा क्योंकि रेजिस्ट जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है। तो मतलब ये एक बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज है और यहाँ का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसको हम लोग करेंगे कैंसिल आउट। So when this gets cancelled, we are left with 4 capacitors, 1, 2, 3 and 4, right? अब हम देखेंगे ये दो जो है ये सीरीज में है और ये दोनों जो है ये सीरीज में है, तो ये सीरीज में और ये भी सीरीज में, और फिर आपस में ये पैरेलल। And we know that when capacitors are in series, when capacitors are in series, तो 1 by CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब यहां पे क्या होगा, इट विल बी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो जो CS होगा, लेट्स कॉल इट CS1, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। एंड सिमिलरली इसका भी होगा सेम 1 माइक्रोफेरेड। एंड व्हेन दे आर इन पैरेलल, we can say that CP, that is capacitance in parallel, that is equal to C1 plus C2। अब C1 हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड है, C2 हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड है, दिस इज 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट नथिंग बट 2 माइक्रोफेरेड। तो ये हमें मिलेगा 2 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर जो है दैट इज द फर्स्ट वन। तो जब भी हमारे पास दो कैपेसिटर्स होंगे, आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जो है इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना। उल्टा इन द सेंस कि जो चीज रेजिस्टेंस में सीरीज के साथ होता है वही चीज कैपेसिटेंस में पैरेलल के साथ होता है, और जो चीज कैपेसिटेंस में पैरेलल के साथ होता है वही चीज रेजिस्टेंस में सीरीज के साथ होता है, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज at any instant of time t, the displacement of any particle is given as 2t minus 1। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया दैट इज 2t minus 1, ये डिस्प्लेसमेंट है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, तो फोर्स मेरे पास है गिवन, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो फोर्स 5 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है। वी हैव टू फाइंड आउट द पावर, तो हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर, तो P इंस्टेंटेनियस। वी नो दैट पावर जो है, पावर होता है बराबर dW by dt, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। एंड इंस्टेंटेनियस वर्क होगा FDS या FDX यहाँ पे डिवाइडेड बाय dt। बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग लिखते हैं सीधे F इंटू V, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब x है मेरे पास, x इज इक्वल टू 2t माइनस 1, x है बराबर 2t माइनस 1, तो dx डिवाइडेड बाय dt विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 2 है, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू dx बाय dt। सो फोर्स मेरे पास है 5 न्यूटन, सो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 10 वॉट। तो 10 वॉट का जो है मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। लेट्स चेक द ऑप्शंस। सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, दैट इज 10 वॉट्स। क्यों? इसमें हमको क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, हमें वेलोसिटी निकालनी थी, स्पीड निकालनी थी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
हम करेंगे dx/dt, वहां से हमको 2 मिला, फिर हमने इस डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साथ मल्टीपल किया एंड देयर वी गेट द इंस्टेंटेनियस पार्ट। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम काइनेमेटिक्स 11th का पार्ट है ये थोड़ा सा इसमें, एंड यहां से हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या वर्क एनर्जी पावर के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। तो हमारे पास नीचे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, एक असर्शन है एक उसका रीजन है। पहले असर्शन को समझते हैं। असर्शन इज द पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो हमारे पास एक एक्सियल पॉइंट है, उस एक्सियल पॉइंट पे हमको देखना है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, इसका मैग्नीट्यूड है 4 into 10 to the power -6। तो जो P है दैट इज 4 into 10 की पावर -6 is plus minus 9 into 10 to the power 3 वोल्ट। अब इसका रीजन इन्होंने दिया है, वोल्टेज होता है बराबर +-2p 4πε0 r square, where r is the distance of any axial point situated at 2 meter from the center of the dipole. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Both A and B assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. ठीक है, इस क्वेश्चन को बेसिकली ना हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू डाइपोल, दैट इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो P गिवन है वो हम देखेंगे पहले कितना है। P जो है, लेट्स चेक इट आउट। P हमारे पास है 4 into 10 to the power -6। तो P हमारे पास है 4 into 10 की पावर -6। नाउ लेट्स हैव अ लुक। अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करूं तो थीटा जो है मेरा वो 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 है दैट इज अलोंग दिस, तो cos 0 जो है वो 1 है। तो जो V आएगा, V विल बी इक्वल टू P दैट इज 4 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय 4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दैट इज 2 मीटर स्क्वायर दैट इज 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो V इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 3 वोल्ट। लेकिन सिमिलरली मैं एक और एक्सियल पॉइंट ले सकता हूं इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जहां पे मेरा थीटा जो है, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मान लो अगर ये डाइपोल है फॉर एग्जांपल, तो एक एक्सियल पॉइंट ये हो गया, एक एक्सियल पॉइंट इधर भी होगा। तो यहां पे जो 180 वाला होगा, तो 180 में cos 180 इज इक्वल टू cos 180 जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो इस केस में मुझे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी -9 into 10 to the power 3 वोल्ट। तो दोनों केसेस में जो मेरा पोटेंशियल है V जो है दैट इज इक्वल टू +-9 into 10 to the power 3। दैट इज करेक्ट। तो मेरा जो असर्शन है वो करेक्ट है। लेकिन जो इसने मुझे रीजन दिया है, रीजन में इसने बोला है कि जो V होता है दैट इज इक्वल टू 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर। बट वी नो दैट ये 2 का कंपोनेंट यहां पे नहीं आता है, सो वी कैन से दैट इसका जो असर्शन है दैट इज करेक्ट। सो A जो है, A इज ट्रू। लेकिन जो रीजन इसने दिया है दैट इज फॉल्स। तो ये आप याद रखेंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, राइट। सो दैट मींस इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर C, A is true but R is false, right? Now let's see the next question. Next question is also very important. It is basically from collisions. और ये क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया है कि टू बॉडीज A and B of same mass, तो हमारे पास दो बॉडीज है जिनका मास सेम है, undergo completely inelastic one dimensional collision. The body A moves with the velocity v1 while body B is at rest before collision. तो मेरे पास दो बॉडीज है, this is body number 1 and this is body number 2. अब इस बॉडी का वेलोसिटी है v1, they have same mass, so I'll say mass is m and mass is m. और ये बॉडी जो है
लेट्स से इसकी जो वेलोसिटी है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी है सपोज वो है u1, ओके, सो ओ सॉरी v1 दिया हुआ है ऑलरेडी, एक्सट्रीमली सॉरी, v1 और ये 0। अब जब ये टकराएंगे तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद ये दोनों चलना शुरू करेंगे एंड दोनों के बाद जो है जो वेलोसिटी है वो u2 है। तो इन दोनों इस सिस्टम की जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद दैट इज v2, तो ये v2 से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये पूरा सिस्टम बनेगा। तो लेट्स से दे आर गोइंग विद द वेलोसिटी v। अब चूंकि कोलिजन जो हो इनलास्टिक हो या इलास्टिक हो, वी नो दैट मोमेंटम जो है दैट इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम जो है यहाँ पे मोमेंटम होगा कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो दैट मींस इनिशियल मोमेंटम हैज टू बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, दैट इज m v1 प्लस 0 दैट हैज टू बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज 2m v2। अब m से m गया, दैट मींस विल गेट v1 इक्वल टू ट्वाइस v2। दिस इज व्हाट आई गेट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है v1 by v2। तो आई हैव टू फाइंड आउट v1 डिवाइडेड बाय v2, so that is equal to 2 divided by 1, so that is 2:1। this is the correct option, option number 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सीधा साधा कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज वी नो दैट जो कोलिजन है वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, जो मोमेंटम है दैट हैज टू बी कंजर्व्ड। और हमने यहाँ पे वही चीज इस्तेमाल की, हमने बोला कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज कि जो इनिशियल मोमेंटम है दैट हैज टू बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं, उसमें एक क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। तो उससे हमें पता चला कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज विल बी इक्वल टू 2:1, राइट। So let's see the next question. Okay, next question is a very good question actually. We have a uniform magnetic field. तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू 0.049 टेस्ला। उसके बाद मेरे पास है a magnetic needle which performs 20 oscillations। तो 20 oscillations करती है ये, 20 oscillations, और टाइम लगता है कितना, इन 5 सेकेंड्स। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 to the power -6 kg मीटर स्क्वायर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द नीडल, तो जो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज m, वो हमारे पास है x इंटू 10 की पावर -5, दिस इज -5, ठीक है ना, 10 to the power -5। हमें x की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड x। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेट कर रही है, एंड दैट मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेट्स 20 ऑसिलेशंस पर सेकंड, सॉरी 20 ऑसिलेशंस 5 सेकंड्स। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4, और जो टाइम पीरियड है दैट इज 1/4, बिकॉज टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है x की वैल्यू, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट जो है दैट इज गिवन एज x इंटू 10 to the power -5। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो टाइम पीरियड होता है t होता है बराबर i, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई i डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ mb, ठीक है ना। इवन वी कैन से दिस इज i by mb, ठीक है ना, i डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ mb, 2 पाई साथ, ओके। अब यहां पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो टाइम हमारे पास है 1/4 इक्वल टू 2 पाई, आई की वैल्यू है, ओके लेट्स चेक इट आउट। जो आई की वैल्यू है दैट इज 9.8 इंटू 10 to the power -6, तो दिस इज 9.8 इंटू 10 to the power -6। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0.049 टेस्ला, और जो m है दैट इज x इंटू
10 टू द पावर -5, राइट। x जो है वो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज हम लोग इसको दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट विल गेट इज विल गेट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides. So we'll get 1/16 equal to 4 pi square. This is 9.8 into 9.8 into 10 to the power -12 divided by 0.049 into x into 10 to the power -5, राइट। अब मुझे हमें x चाहिए यहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे, विल से 1/16 into 4 equal to 4 pi square. This is 9.8. I'll say 9.8. Let's call it 98 into 98 into 10 to the power -14 divided by, ये है 0.04 है, I'll say 49 into 10 to the power -3, तो ये बनेगा -8। अब ये ऊपर जाएगा तो दिस इज इंटू एक्स, तो x को यहां शिफ्ट करते हैं, तो दिस इज 49 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर -8 को यहीं पे खत्म करेंगे, दिस इज -6। तो लेट्स, हाँ, तो 8 यहां पे बचेगा -6। तो x 49 इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू 4, that is 64 pi square into 98 into 98, right। अब 49 into 1 into 49 into 2, तो x equal to into 10 to the power -6, तो x is equal to 64 into 2 is 128 into 98 pi square into 10 to the power -6. So let's see the options. Okay, options में हमें बेसिकली क्या निकालना, we have to find in terms of pi square. So इन दोनों को जब आप मल्टीपल करेंगे तो what we'll get is we'll get the last one, that is 1280 pi square, that is 1280 pi square, that is option number D. तो ये जो है हमें आंसर मिलेगा इसका, that is 1280, right। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली टाइम पीरियड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। Now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम। तो अनपोलराइज्ड लाइट बीम जो है वो स्ट्राइक करता है ग्लास सरफेस को एट द ब्रेविस्टर्स एंगल। तो ब्रेविस्टर्स एंगल पे अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर्स लॉ वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास चार ऑप्शंस है, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, both the reflected and the refracted light will be completely polarized. The reflected light will be completely polarized, but the refracted light will be partially polarized. तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक इंटरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, ये नॉर्मल, और एक लाइट का हिस्सा जाएगा रिफ्लेक्ट और एक जाएगा रिफ्रैक्ट। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, इनकी बेंड हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर्स लॉ यहां पे क्या होता है, एट द ब्रेविस्टर्स एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, दिस इज सीपी, कंप्लीटली पोलराइज्ड, यहां पे दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द ब्रेविस्टर्स लॉ सीधा उसका स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। तो ये आपको याद ही रखना है स्टेटमेंट, तो उसी स्टेटमेंट डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, next question is from basically solar cell. So consider the following statements A and B and identify the correct answer. For a solar cell, the IV characteristics lies in the fourth quadrant of the given graph. In a reverse biased PN junction diode, the current measured in microampere is due to majority charge carriers. तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, एंड देन यू हैव टू चेक क्या ये दोनों सही है या ये दोनों गलत है, एक सही तो एक गलत, कौन सही तो कौन गलत, राइट। अब जब भी हम लोग सोलर सेल पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि सोलर सेल जो है ये बेसिकली काम करता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह जो है हमारे सोलर सेल काम करता है।
ठीक है ना। तो मतलब जो पहला पार्ट है, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज करेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन हमको ये भी पता, जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज से दैट व्हेनेवर देयर इज अ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, दैट इज बेसिकली रिवर्स बायस। क्योंकि जब भी हम लोग एक डिवाइस को, एक ट्रांजिस्टर को, जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो इट इज द माइनॉरिटी कैरियर्स जो वहां पे काम करते हैं। तो जब भी रिवर्स बायस होगा तो करंट विल ऑलवेज बी ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। तो यहां पे हमारे पास लिखा है रिवर्स बायस में करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, मतलब ये गलत है। So that means A हमारा सही है but B is incorrect. So we'll see the options. That is the first option itself, that A is correct but B is incorrect. So that is the correct option. क्योंकि सोलर सेल जो है वो काम करती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो हमारे पास रिवर्स बायस होता है दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया था जो रिवर्स बायस है, करंट है, दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, बट इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ये आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The graph which shows the variation of 1 upon lambda square and its kinetic energy is, right? तो बेसिकली यहां पे कुछ ग्राफ्स दिए थे, है ना, 1 upon lambda square और E के बारे में। कोई ग्राफ ऐसा था एंड सेकेंड ग्राफ वाज लाइक दिस, ठीक है, और एक और ग्राफ था विच वाज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें देखना है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेम्डा दैट इज वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी दैट इज ई। एंड वी नो दैट जो हमारे पास वेवलेंथ होता है लेम्डा दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि जो लेम्डा है दैट इज इक्वल टू h बाय p। एंड नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी को E बोला गया है, तो विल से कि जो एनर्जी है E दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो जो p स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 2m E। तो जो E आएगा दैट विल बी, सॉरी, जो p आएगा दैट इज इक्वल टू 2m E। तो जो p आएगा, okay, जो p आएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me। अब मेरे पास जो रिलेशन है लेम्डा, सो लेम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। सो आई कैन से लेम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2me। लेकिन मेरे पास लेम्डा स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को स्क्वायर करूंगा। तो व्हेन आई स्क्वायर, इधर ही इसको करते हैं, तो आई विल से लेम्डा स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2me। अब जो मेरे पास ग्राफ पूछा गया है, ग्राफ मेरे पास है अबाउट 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड E। तो यहां पे अगर मैं देखूं 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाय h। तो 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो आई कैन से 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स E। मेरे पास एक इक्वेशन होता है दैट y इक्वल टू mx प्लस c। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो इसको सपोर्ट करती है। तो मतलब क्या हुआ, जो इसका ग्राफ आएगा दैट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट हमारा 0 है, तो मतलब ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना। तो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर और E का जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा दैट इज द करेक्ट रिलेशन, दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन बेसिकली फॉर 1 by lambda square and E for a particle which shows the variation of 1 upon lambda square and kinetic energy. Okay. Now let's go to the next question. Next question हमारे पास है the terminal voltage. The terminal voltage of a battery whose EMF is 10 volt and the internal resistance is 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure is. तो हमको बेसिकली निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टर है, ये हमारे पास 1 ओम है, ये इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट। तो पहले हम देखेंगे इस सर्किट के अंदर जो है वो करंट कितना होगा। तो करंट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का जो है हमारे पास करंट है, सॉरी
दिस इज 5, सो दिस इज 2 एम्पियर, एक्सट्रीमली सॉरी। तो 2 एम्पियर का हमारे पास करंट है, तो करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब मुझे निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू E माइनस आई आर, वेर E इज द EMF और R जो है ये हमारे पास होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे V हमें निकालना, EMF हमारे पास 10 है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा VT दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस करंट मेरे पास 2 है, इंटरनल है हमारे पास 1, दैट इज 10 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 वोल्ट जो है दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने करंट निकाला, करंट हमने देखा दैट इज वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि पूरा सीरीज का सिस्टम है, तो 4 + 1 5, सो 10/5 इज 2। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF मेरे पास जो था वो 10 था, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8, सो 8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, और जो हमेशा आता है ऑलमोस्ट इस चीज में ना, कभी भी एक क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका सेम डायमेंशन हो। तो दैट मीन्स आपको ये चीजें याद करनी है कि किस क्वांटिटी का क्या डायमेंशन है, ठीक है ना। डायमेंशन मीन्स कोई भी क्वांटिटी जो है, हाउ कैन वी राइट दैट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रेन एंड एंगल। तो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन होता है बराबर, जो स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन द डायमेंशन डिवाइड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो स्ट्रेन होता है बराबर डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशंस। या नो डायमेंशन को मैं अब यहां पे लिखूंगा, आई विल से दिस इज M0 L0 T0, ठीक है ना। अब इसके साथ रखा है एंगल, और एंगल जो है, एंगल बनता है दो साइड से, ठीक है ना, और दोनों का सेम यूनिट होगा, तो मतलब एंगल का भी कोई यूनिट, तो एंगल जो है, एंगल का भी कोई यूनिट नहीं है, तो एंगल इज ऑल्सो यूनिटलेस, इसका है M0 L0 T0। तो मतलब साफ है कि इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, सिंपल, खत्म क्वेश्चन, डन। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, दैट इज बेसिकली प्रेशर। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपको याद रखना है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस का यूनिट जो है वो प्रेशर के बराबर होता है, डायमेंशन इसके जो है प्रेशर के बराबर होता है। तो दिस इज बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्ट्रेन एंड एंगल जो है ये दोनों यूनिटलेस है, दोनों के जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी M0 L0 T0, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन डायग्राम a strong bar magnet is moving towards solenoid 2 from solenoid 1। तो एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये ऐसे चल रहा है फ्रॉम 1 to 2। The direction of induced current in the solenoid 1 and that in the solenoid 2 respectively are। तो हमें बताना है यहां पे इसमें और इसमें जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब आप देखिए, इंड्यूस्ड हमने देखा है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह होता है कि वो अपने कॉज को ही अपोज करता है, ठीक है ना। तो लेंज़ेस लॉ हमने पढ़ा है, जो करंट है, करंट गेट्स इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज, यानी कि जो चीज करंट को बना रहा है ये उसी को अपोज कर रहा है। अब यहां पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अब ये नॉर्थ पोल जा रहा है इधर, ठीक है ना, नॉर्थ पोल इज गोइंग लाइक दिस, तो मतलब ये इससे दूर जा रहा है, तो इसको अपोज अगर हमें करना है तो इट हैज टू एक्ट लाइक अ साउथ पोल। अगर इसको, जैसे मान लो ये चीज है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट जा रही है इस तरफ, है ना, तो अगर मुझे इसको अपोज करना है तो मुझे इसको खींचना पड़ेगा ना। तो हमको पता है कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ये नॉर्थ पोल, इसको अट्रैक्ट करेगा कौन, साउथ पोल। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो आई हैव टू अपोज इट, तो मतलब मुझे यहां पे ट्रीट करना है खुद को एज अ साउथ पोल, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे क्या होगा, ये जो है दिस विल एक्ट एज अ साउथ पोल। तो जो पहला है सोलेनॉइड 1, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ AB।
अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इट हैज टू अपोजिट, ठीक है ना, तो यहां पे बनेगा साउथ पोल, ठीक है ना, साउथ एंड साउथ विल रिपेल ईच अदर, तो यहां पे करंट होगा इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, दैट विल बी डी टू सी, सो दैट इज डी टू सी। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लेंजेस लॉ, जहां पे हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर करंट इंड्यूस होता है, दैट करंट गेट्स इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कॉज, यानी कि जो चीज करंट को बना रही है, करंट उसी के खिलाफ जा रहा है। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी चीज अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं करना चाहता है, इट ऑलवेज वांट्स टू बी स्टेबल। तो अगर ये इधर भाग रहा है, उसको बोलेगा नहीं तुम वापस आ जाओ अपनी जगह पे, जहां थे वहीं रुको, और यहाँ पे जब इसको अंदर की तरफ घुस रहा है, इसके अंदर घुस रहा है, तो इट विल पुश इट बैक, है ना। तो अगर ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल को साउथ पोल ही रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल तो रिपेल कर नहीं सकता, नॉर्थ पोल तो अट्रैक्ट करेगा, तो दिस विल एक्ट एज अ साउथ पोल, तो इसको पीछे की तरफ धक्का देगा, तो मतलब यहां से करंट होगा इंड्यूस इस डायरेक्शन में, और यहां से करंट होगा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, राइट। तो दिस इज ए टू बी एंड डी टू सी, दैट इज ए टू बी एंड डी टू सी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मिड पॉइंट, है ना। तो ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट इसका, और यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, दैट इज इक्वल टू 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड, तो जो रॉड का जो मास है दैट इज इक्वल टू 400 ग्राम्स, और हमें एल निकालना है यहाँ पे। एंड वी नो दैट अगर हमारे पास एक रॉड है, उसके मिड पॉइंट के थ्रू कोई एक्सिस पास हो रही है, उस मिड पॉइंट पे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है बराबर एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपको याद रखना है, एम एल स्क्वायर बाई 12 है यहाँ पे किसके बराबर, 2400, तो दिस इज इक्वल टू 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब m की वैल्यू है 400, l मुझे निकालना है 12 एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल टू 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी ग्राम है, तो ये ग्राम और ये ग्राम होगा कैंसिल, राइट। तो 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, दैट इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो एल आएगा, एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72 सेंटीमीटर। तो 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, तो 8 और 9 के बीच में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट रहोगे ना, तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन दिस, फिर आप पूरा रूट निकाल लोगे, वो करोगे, ये यू कैन चेक द ऑप्शंस डायरेक्ट। ये जो 72 है, जो हम 8th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो 72 का जो रूट है ये 8 और 9 के बीच में है, और ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 8 और 9 के बीच में, दैट इज 8.5, तो सीधा 8.5 आंसर आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको 2-3 मिनट तो ये लेगा ही लेगा, एंड यू हैव टू सेव योर टाइम। तो हमारे पास एक मेथड है, क्योंकि इसका जो रूट है, अगर मैं देखूं 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, तो 72 जो है ये 64 और 91 के बीच में आ रहा है, मतलब इसका जो रूट है वो 8 और 9 के बीच में आएगा, और ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जो 8 और 9 के बीच में है, दैट इज 8.5, तो हम सीधा आंख बंद करके 8.5 पे टिक मार सकते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज 8.5 सेंटीमीटर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इक्वल टू 5 साइन ऑफ पाई t प्लस पाई बाई 3, तो ये मेरे पास x का फॉर्मूला है, x का इक्वेशन है। It represents the motion of a simple harmonic motion particle executing SHM. The amplitude and the time period of the motion respectively are. तो हमारे पास इक्वेशन होती है SHM की, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो यहां पे हमें गिवन है y के बदले x दिया है, तो चलो x मानते हैं, इसको y मानो, फिलहाल कोई मसला नहीं है। 5 साइन ऑफ पाई t
प्लस 5/3। तो यहां पे आप देखिए a और 5, ये हो गया एक। दूसरा ओमेगा टी इक्वल टू पाई टी, तो t से t गया तो ओमेगा इक्वल टू पाई, ठीक है ना। एंड फाई जो है यहाँ पे फाई इक्वल टू पाई/3, तो जो हमसे नहीं पूछा है। हमसे पूछा क्या गया है, वी हैव टू फाइंड एम्पलीट्यूड एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड यहाँ पे 5 है तो दैट मींस 5। ओप्स, अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे चारों ऑप्शंस में एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड के बेस पे हम इसको गेस नहीं कर सकते। तो एम्पलीट्यूड आप निकालो ना निकालो इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि चारों के चारों ऑप्शंस में एम्पलीट्यूड सेम है। तो अगर ऐसा केस हो कभी एग्जाम में तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द सेकंड वन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अच्छा एक और चीज यहाँ पे है, यहाँ पे यूनिट्स का फर्क है ना, इट हैज टू बी इन मीटर्स, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड मीटर में आएगा, तो हमारे पास या तो फोर्थ वाला सही होगा या तो सेकंड वाला सही होगा। लेट्स चेक द नेक्स्ट थिंग। अब मेरे पास जो है ओमेगा टी पाई टी के बराबर है, टी एंड टी कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू पाई। लेकिन आई नो दैट जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ओमेगा पाई के बराबर है तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई से पाई गया तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नाउ एम्पलीट्यूड है मेरा 5 मीटर और टाइम है मेरा 2 सेकेंड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सिंपली क्या है, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक इक्वेशन पता है तो उस इक्वेशन को यूज करके जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक ओके, सो वी आर डन। बेसिकली ये जो थे दीज वर द फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। जो लास्ट ईयर का जो नीट एग्जाम था उसके ये 15 क्वेश्चंस थे जो हमने आज सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे एंड देन वी विल ट्राई अदर 15। तो दिस इज डन। तो हम लोग बेसिकली इस पेपर को 3 स्टेप्स में क्लियर करेंगे एंड आज की क्लास में हमने जो है पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू सॉल्व अदर 15 क्वेश्चंस। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।